Hello friends, a great welcome to my channel. I am Poonam Dua. Today we are going to cover a sonnet, Sonnet 1, Astrophel and Stella, written by Philip Sidney. This is an important topic for semester 2 Delhi University BA English Honours for the syllabus under NEP UG CF. सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 का NEP सिलेबस रिलीज हो चुका है और उसी के अकॉर्डिंग एग्जाम्स कंडक्ट किए जाएंगे अब से। NEP सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत सारी प्लेलिस्ट्स क्रिएट की गई हैं लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से। आप इन प्लेलिस्ट्स के थ्रू भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आई विल गिव द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। Astrophel and Stella is a sonnet by Philip Sidney which was published in 1591 and the lifespan of Sidney was 1554 to 1586. So of course this got published after his death. प्लेलिस्ट्स, वीडियो और किसी भी तरीके की सेल्फ प्रिपरेशन के अलावा बहुत ज़्यादा रेफ़र किया जाता है कि आप यूनिवर्सिटी की प्रोवाइड की हुई बुक्स से भी पढ़ें, तो बुक्स को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। अब चलते हैं इस टॉपिक की तरफ। एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, जिसको लिखा था फिलिप सिडनी ने, हम डिस्कस कर चुके हैं। फिलिप सिडनी का लाइफ पीरियड, फिलिप सिडनी बिलोंग करते थे रेनेसांस और रेफॉर्मेशन टाइम पीरियड से, जो कि 1510 से 1620 तक था। He was born in 1554 and he belonged to literary period of Renaissance and Reformation और एक Elizabethan courtier थे। These are three major Elizabethan works that Sidney authored: Arcadia, which was in 1593. It is a pastoral romance. Astrophel and Stella, जिसको हम डिस्कस करेंगे, 1591 का वर्क है ये। And it is also called the first Elizabethan sonnet cycle. अगर आपको कहीं पर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए MCQ आता है, विच इज द फर्स्ट इंग्लिश सोनेट साइकिल, दिस शुड बी द आंसर 1591। एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, और बहुत ही पॉपुलर है ये राइटर, डिफेंस ऑफ पोइजी लिखने के लिए 1595 इट गॉट पब्लिश्ड। अब बात करते हैं रेनेसांस एंड रेफॉर्मेशन के बारे में। रेनेसांस और रेफॉर्मेशन एक टाइम पीरियड था दैट वी नो बिटवीन 1510 एंड 1620, और इस टाइम पीरियड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे। ह्यूमनिज्म पर कॉन्सेंट्रेट किया जाता था, आर्ट पर, साइंस पर, नेविगेशन पर, म्यूजिक पर, सेल्फ अवेयरनेस पर, और टू सम एक्सटेंट रिलीजन पर भी। इट वॉज अ पीरियड of 15th and 16th century in Europe, marking the transition from Middle Ages to modernity. It was a period of very intellectual innovations. Innovation ऐसी जो कि aim करती थी सोसाइटी को रिवाइव करना, सोसाइटी को रिवाइव करना from medieval to modernity, और नए नए पर्सपेक्टिव। एंशियंट राइटर्स जैसे कि प्लेटो, एरिस्टोटल, इन सारे एंशियंट राइटर्स और रोमन फिलॉसफी के नए पर्सपेक्टिव्स सामने आ रहे थे। रेनेसांस पीरियड का मेजर एम था कि इंडिविजुअल पर कॉन्सेंट्रेट करना है, सोसाइटी पर, सोसाइटी के रिचुअल्स पर, सोसाइटी के ट्रेंड पर नहीं, हर इंडिविजुअल को खुद पर कॉन्सेंट्रेट करना है, खुद की हैप्पीनेस ढूंढनी है। इट ऑल्सो प्लेसेस लेस एम्फेसिस ऑन रिलीजन। रिलीजन था लेकिन रिलीजन पर ज्यादा स्ट्रेस नहीं किया गया था, दो रिलीजन स्टिल प्लेज अ पार्ट इन इट, एंड रिलीजन आज भी कितना इंपॉर्टेंट है दैट वी नो। मोर इम्पॉर्टेंटली ह्यूमनिज्म, ह्यूमनिज्म को सबसे अच्छा प्लेस दिया गया था कि ह्यूमंस जो है अपने बारे में सोचें और बहुत ही रैशनल तरीके से सोचें। तो रैशनलिज्म वॉज ऑल्सो गिवन अ स्पेशल प्लेस इन रेनेसांस टाइम पीरियड। तो रैशनलिज्म, लॉजिक के साथ सोचना और एक ऐसी थॉट प्रोसेस रखना जिसमें कहीं ना कहीं कोई रीजन हो, दैट वाज गिवन इंपॉर्टेंस ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ रेनेसांस एंड रिफॉर्मेशन। अगर हम फिलिप सिडनी की बात कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम पेट्रार्कन सोनेट को भी जानें। ऑल्दो सिडनी के सोनेट्स पेट्रार्क से थोड़े से डिफरेंट हुआ करते थे। पेट्रार्कन सोनेट को हम इसलिए जान रहे हैं क्योंकि पेट्रार्कन सोनेट से ही इंग्लिश पोइट्री में सोनेट्स की शुरुआत हुई थी। Petrarchan sonnets are the form of 14 lines divided into octave and sestet. Octave, the first 8 lines, and sestet, the last 6 lines. It was introduced by Italian poet Petrarch, जिनका लाइफ स्पैन था 1304 to 1374, एंड सबसे पहले उन्होंने पोइट्री कलेक्शन राइम्स पास में 1374 में इसको इंट्रोड्यूस किया था।
राइमिंग स्कीम अगर आप याद रख पाएँ तो बहुत अच्छा होगा। अगर लग रहा है कि बहुत ज़्यादा रोट लर्निंग हो रही है, देन यू कैन डायरेक्टली मूव टू अंडरस्टैंड दी पोइट्री। ऑल द राइमिंग स्कीम को एक बार देख जरूर लीजिए। ABPA, CDD, ECE. This used to be the rhyming scheme of Petrarchan sonnets. अब देखते हैं एस्ट्रोफिल एंड स्टेला में क्या खास है। 1591 एज आई टोल्ड यू इट गॉट पब्लिश्ड। टोटल 108 सॉनेट्स हैं इसके अंदर और इसके अलावा 11 सॉन्ग्स हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको कई बार MCQs में आ जाता है। हाउ मेनी सॉनेट्स, हाउ मेनी सॉन्ग्स कलेक्शन इन द कलेक्शन एस्ट्रोफिल एंड स्टेला which is more than just a love tale. लोगों को ऐसा लगता है काइंड ऑफ रोमियो जूलियट टेल है, बट इट इज नॉट लाइक दैट। थ्रू आउट द सीक्वेंस एस्ट्रोफिल इज shown as being madly in unreciprocated love with Stella. एस्ट्रोफिल अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहते हैं स्टेला के लिए। स्टेला ऑल्सो loves him but has already got married to someone else और उनके प्यार को उतने अच्छे से रेसिप्रोकेट नहीं कर पाती हैं। हमें स्टेला की वॉइस सुनाई नहीं देती है इस सोनेट कलेक्शन में। एस्ट्रोफिल इज द वन हु स्पीक्स मोर, but this love quickly turns to desire that he cannot control and ultimately leads to the downfall of their platonic relationship. शुरुआत में हमें ऐसा लगता है कि दोनों के बीच में बहुत ही प्योर प्लेटोनिक रिलेशनशिप है एंड दिस विल कंटिन्यू, लेकिन एस्ट्रोफिल की तरफ से ये लव इतना पैशनेट हो जाता है कि दे आर नॉट एबल टू कंटिन्यू दिस रिलेशनशिप। इस सोनेट को पेट्रार्कन ट्रेडिशन में ही कंपोज किया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था 14 लाइन्स हैं डिवाइडेड इनटू 8 लाइन स्टेंजा, ऑक्टेव एंड 6 लाइन सेस्टेट. It follows the rhyme scheme of English sonnet ABAB, CD EF GG and the meter. मीटर के बारे में अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ डू राइट इन कमेंट्स। मीटर से रिलेटेड आप डिटेल कुछ वीडियोस देखेंगे तो मीटर्स को समझ जाएंगे। मीटर्स को समझना एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी लिटरेचर स्टूडेंट के लिए। तो मीटर्स को आप अच्छे से समझिए। आयाम्बिक पेंटामीटर क्या होता है, आयाम्बिक हेक्सामीटर क्या होता है, उनको समझेंगे तो आपको सभी पोइट्रीज, ना सिर्फ ये वाली पोइट्री बट फ्यूचर में भी सभी पोइट्रीज बहुत ही अच्छे से समझ आएंगी। अब देखिए यहाँ पर 14 लाइन्स हैं इन टोटल राइमिंग स्कीम। इसकी मैंने आपको बताया था ABAB, CD एंड EE. द लाइन्स आर रिटन इन आयाम्बिक हेक्सामीटर जनरली। पूरी लाइंस जो है आयाम्बिक हेक्सामीटर में ज़्यादा लिखी गई हैं और अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस का कॉम्बिनेशन है। इसको जानने के लिए आपको वो वीडियो ज़रूर देखना पड़ेगा जिसमें आपको आयाम मीटर स्ट्रक्चर के बारे में बताया जाता है। उसमें होता है कि फर्स्ट सिलेबल जो है दैट इज अनस्ट्रेस्ड और उसके बाद स्ट्रेस्ड सिलेबल होता है। लविंग इन ट्रूथ एंड फेन इन वर्स माई लव टू शो। आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा मैं क्या कह रही हूँ अगर आप आयाम्बिक पेंटामीटर या हेक्सामीटर को समझ जाएंगे। प्लीज डू वॉच द वीडियो ऑफ आयाम्बिक पेंटामीटर टू अंडरस्टैंड बेटर। लेट अस मूव टू द समरी ऑफ द पोएट्री नाउ। पहले फर्स्ट 8 लाइन्स को डिस्कस कर लेते हैं। लविंग इन ट्रूथ इन फेन इन वर्स माई लव टू शो दैट शी might take some pleasure of my pain. मैं लाइन टू लाइन अभी नहीं पढ़ रही हूँ, आपको समझाने की कोशिश करूंगी। एक लिरिकल वॉइस है जो इस पोइट्री में है। फर्स्ट पर्सन नैरेटिव लगता है एक पर्सन है, मोस्ट प्रोबेबली इट इज एस्ट्रोफिल, जो कि अपना प्यार कन्विंस कर रहे हैं अपनी मिस्ट्रेस स्टेला के लिए और अपने प्यार की जेन्युइननेस उन्हें समझा रहे हैं। ही बिलीव्स दैट इफ हिज लव वर टू बी रेड लाइक दिस सोनेट शी वुड इवेंचुअली रिटर्न हिज अफेक्शन। तो प्लेजर माइट कॉज हर रीडिंग माइट मेक हर नो। अगर वो मेरे इस प्यार को, जो कि इस रिटर्न फॉर्म में आ गया एट प्रेजेंट, तो मेरे प्यार को बहुत अच्छे से समझेंगी। He argues that her pleasure in his pain would cause her to read his sonnet. तो जो भी मेरा पेन है वो मेरी राइटिंग में कन्वर्ट हो चुका है। मेरी राइटिंग को जब वो पढ़ेंगी देन शी विल गेट टू नो मी। नॉलेज माइट पिटी विन एंड पिटी ग्रेस ऑब्टेन। उनकी जो नॉलेज है उसकी वजह से शी विल बी पिटीएबल टुवर्ड्स मी, दैट विल बी अ विक्ट्री फॉर मी एंड दैट विल बी अ ग्रेस फॉर मी। तो अपनी पोइट्री, अपने पेन को अपनी राइटिंग में एक्सप्रेस कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि उनकी लवर उनकी उस पेन को पढ़े जिससे कि उनकी पिटी ग्रेस में और ग्रेस लव में कन्वर्ट हो जाए स्लोली एंड स्टेडिली। इसके बाद वो कह रहे हैं आई सॉट फिट वर्ड्स टू पेंट द ब्लैकेस्ट
फेस ऑफ हु। मैंने अच्छे से अच्छे वर्ड्स ढूंढने की कोशिश की है, अपनी पोइट्री को पेंट करने की कोशिश की है, जिससे कि मेरी पेन का बिल्कुल ब्लैक फेस, बिल्कुल रियल फेस सामने आ सके। मेरी लवर के स्टडिंग इन्वेंशंस फाइन हर विट्स टू एंटरटेन। मैंने बहुत स्टडी किया है, बहुत चीज़ें इन्वेंट की हैं, बहुत डिस्कवरी की है, जिससे कि मैं अपनी लवर को इम्प्रेस कर पाऊँ। ऑफ टर्निंग अदर्स लीव्स टू सी इफ डेंस वुड फ्लो। बाकी सब राइटर्स को पढ़ा है मैंने अपनी लवर को इम्प्रेस करने के लिए, लेकिन कुछ ना कुछ फ्रेश भी लिखा है। सम फ्रेश एंड फ्रूटफुल शॉर्ट्स अपॉन माई सनबर्न्ड ब्रेन। मेरा जो ब्रेन है वो तो बिल्कुल ही ब्लैंक हो चुका था जब से मेरी लवर मुझे छोड़कर गई हैं। ऑल्दो मैंने बहुत कुछ लिखने की कोशिश की है उन्हें इम्प्रेस करने के लिए, बहुत सारे और राइटर से भी इंस्पिरेशन ली है और कुछ फ्रेश भी लिखा है। अब देखते हैं वो क्या होता है और कैसे वो रिएक्ट करती हैं। लास्ट 6 लाइन्स देखते हैं। बट वर्ड्स केम हॉल्टिंग फोर्थ, वांटिंग इन्वेंशन स्टे, इन्वेंशन नेचर्स चाइल्ड, फ्लेड स्टेप टेम स्टडी ब्लोज, एंड अदर्स फीट स्टिल सीम बट स्ट्रेंजर्स in my way, thus great with child to speak and helpless in my throes, biting my truant pen, beating myself for spite. Fool, said my muse to me, look in thy heart and write. He is in fact talking about the kind of meta textuality जो उन्होंने बाकी राइटर्स के टेक्स्ट्स को अपनी राइटिंग में यूज किया है, उसको हम मेटा टेक्सचुअलिटी कह सकते हैं। वेयर दी वर्क्स ऑफ दी अदर ग्रेट पोएट्स, ग्रेट राइटर्स, अदर लिटरेरी राइटर्स इनपुट इज ट्रेस अपॉन द इंस्पिरेशन। मैंने बाकी राइटर्स से इंस्पायर होकर बहुत कुछ लिखा है अपनी लवर को इम्प्रेस करने के लिए, शायद उस तरीके से जैसे कोई बच्चा लिखता। कोई बच्चा इतना नॉलेजेबल नहीं होता कि खुद लिख पाए, तो मैंने एक बच्चे की तरह इस पोइट्री को लिखा है, बच्चे की तरह इस पोइट्री को बोला है, और मैं अपने आप को बहुत ही हेल्पलेस फील कर रहा हूँ एट प्रेजेंट। लेकिन तभी एक म्यूज आती है, गॉड की एक मैसेंजर आती है और मुझे फूल कहती हैं और कहती हैं लुक इन दाई हार्ट एंड राइट। अपने दिल में झांको और अपने दिल के हिसाब से लिखो। वाई आर यू टेकिंग इंस्पिरेशंस फ्रॉम अदर राइटर्स? जब फीलिंग्स तुम्हारी हैं, जो कुछ भी तुम सोच रहे हो वो सब तुम्हारी थॉट्स हैं और पेन तुम्हारी है। सो व्हाई आर यू रिलाइंग ऑन दी वर्ड्स ऑफ अदर राइटर्स फॉर इंस्पिरेशन? तुम्हें खुद लिखना चाहिए। यू आर अ फूल, लुक इन योर हार्ट एंड राइट एज फॉर यू। तो इस पोइट्री में जो एक थीम है दैट इज बिटवीन वर्च्यू, दैट इज पॉजिटिव क्वालिटीज एंड पैशन। If the love, the relationship is platonic, that is a thing of virtue. लेकिन जब उसके अंदर पैशन आ जाता है, स्पेसिफिकली द फिजिकल पैशन, देन इट टर्न्स इनटू एन इम्प्योर रिलेशनशिप। तो इस पूरी पोइट्री में इनफैक्ट आप अगर कभी एस्टोफिल एंड स्टेला के फर्दर सोनेट्स को भी करते हैं तो यू विल फाइंड कि स्लोली एंड स्टेडली वो रिलेशनशिप जो बहुत ही प्योर, फ्रेंडली, प्लेटोनिक लेवल पर शुरू हुई थी, दैट reaches to an impure level. So fight between virtue and passion basically is a major element, major theme, major subject of this poetry, Astrophel and Stella. I hope you understood the video well. Please do not forget to share and subscribe the channel and provide your valuable feedback in the form of comments.